नौजवान की आंख एक बहुत ही बड़े और आलीशान कमरे में खुलती है। उसे अपने नीचे का बिस्तर कुछ ज्यादा ही नरम महसूस होता है। कंफ्यूज होकर वो कमरे में चारों तरफ देखता है। तभी उसकी नजर पास खड़ी एक खूबसूरत औरत पर पड़ती है। वो बड़े आराम से उससे पूछती है कि क्या वो आखिरकार जाग गया है। वो बस उसे घूरता रह जाता है, उसकी जबरदस्त खूबसूरती में खोया हुआ और उसके अजीब कपड़ों और तलवार को देखकर हैरान। वो औरत फिर पूछती है कि उसे कैसा लग रहा है, पर इससे पहले कि वो जवाब दे पाता, वो जल्दी से उसे बताती है कि वो अभी जाकर प्रीस्ट को बुलाकर लाती है, और इतना कहकर वो कमरे से चली जाती है, इससे पहले कि वो उससे कुछ और पूछ पाता। अब कमरे में अकेला वो नौजवान समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। जब वो एक शीशे की तरफ मुड़ता है तो जो वो देखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। वो हैरानी से चिल्ला उठता है, क्योंकि शीशे में उसे अपनी मैच्योर और हैंडसम बॉडी की जगह एक मोटे बच्चे जैसे लड़के की परछाई दिखती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो खुद को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब जरूर कोई सपना होगा। वो सोचता है कि शायद अगर वो वापस सो जाए तो वो अपनी असली जिंदगी में जाग जाएगा। तभी दरवाजा एक बार फिर खुलता है और प्रीस्ट जैसे कपड़े पहने एक आदमी अंदर आता है। वो प्रीस्ट उसे इज्जत से यंग मास्टर कहकर ग्रीट करता है। प्रीस्ट के पीछे एक ज्यादा उम्र का आदमी था, जिसके पावरफुल प्रेजेंस से पूरा कमरा भर गया था और उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। जैसे ही उस बूढ़े आदमी की नजर लड़के पर पड़ती है, उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ जाता है। वो उसे डांटना शुरू कर देता है, उसे एक कलंक बताता है और पूछता है कि क्या उसने आखिरकार जागने का फैसला कर ही लिया। हमारे हीरो को कोई अंदाजा नहीं था कि ये गुस्सैल आदमी कौन है, पर उसका इंटेंस प्रेजेंस काफी डरावना था। प्रीस्ट फौरन बीच में आता है और उस बूढ़े आदमी को कोई भी पनिशमेंट देने से रोकते हुए समझाता है कि यंग मास्टर को अभी अभी होश आया है। भले ही उसका मन नहीं था, पर प्रीस्ट की बात मानकर वो बूढ़ा आदमी आखिरकार शांत हो जाता है। एक छोटे से चेकअप के बाद प्रीस्ट बताता है कि यंग मास्टर का दिमाग ठीक लग रहा है। वो ये भी बताता है कि यंग मास्टर की चोटें भी लगभग पूरी तरह से ठीक हो गई हैं। प्रीस्ट ये सुनकर राहत की सांस लेता है, पर वो बूढ़ा आदमी गुस्से में उसकी बात को अनसुना कर देता है। वो बूढ़ा आदमी गुर्राते हुए कहता है कि इससे अच्छा तो यही होता कि ये लड़का बेहोश ही रहता या मर ही जाता। फिर वो लड़के पर अपनी फियांसे आलिया पर हमला करने का इल्जाम लगाता है और उसे एक मॉन्स्टर कहता है। वो उसे याद दिलाता है कि वो पहले ही 19 साल का हो चुका है और उसके छोटे भाई ने तो अपना ऑरा भी अवेकन कर लिया है, और वहीं वो सबसे बड़ा बेटा हर गुजरते दिन के साथ बस मोटा और ज्यादा बेकार होता जा रहा है। हमारा हीरो, जो पूरी तरह से कंफ्यूज था, मन ही मन सोच रहा था कि आखिर ये ऑरा होता क्या है। चाहे वो बूढ़ा आदमी फिर उसे हुक्म देता है कि जैसे ही वो ठीक से चलने लायक हो जाए, वो जाकर अपनी फियांसे आलिया से माफी मांगे। जब लड़का पूछता है कि ये कौन है, तो उसका बाप चिल्लाकर कहता है कि उसका नाम आलिया है और चेतावनी देता है कि अगर उसने तुझे माफ नहीं किया तो तेरी जिंदगी खत्म समझ। फंसा हुआ महसूस करते हुए लड़का कमजोरी से सिर हिलाता है और हिचकिचाते हुए हाँ में कुछ बुदबुदाता है। उसका बाप अपनी डांट को एक आखिरी धमकी के साथ खत्म करता है। लड़के को यूरिन बुलाता है और कहता है कि रॉक्स फैमिली के लिए और शर्मिंदगी मत लाना। यूरिन रॉक्स नाम सुनते ही लड़के के पूरे बदन में एक सिहरन दौड़ जाती है। अचानक उसे सब कुछ समझ आ जाता है। उसे एहसास होता है कि वो यूरिन रॉक्स है और उसके सामने खड़ा ये गुस्से वाला आदमी सिर्फ एक ही इंसान हो सकता है, वेलिंगटन रॉक्स। वो आदमी वेलिंगटन रॉक्स था। बिना कुछ सोचे यूरिन जोर से उसका नाम बोल देता है। ये सुनते ही वेलिंगटन रॉक्स का गुस्सा तुरंत फूट पड़ता है। इस बात पर भड़क कर कि उसके बेटे ने उसका पहला नाम लेने की हिम्मत की, वेलिंगटन रॉक्स यूरिन को जोर से एक तमाचा जड़ देता है। यूरिन का शरीर हवा में उड़ता हुआ कमरे के दूसरे कोने में जाकर गिरता है और जमीन पर एक जोरदार धम्म की आवाज आती है। नौकर फौरन वेलिंगटन रॉक्स को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, जबकि यूरिन जमीन पर पड़ा था, घबराया हुआ और लगभग बेहोश। भले ही दर्द से उसकी आंखों के सामने धुंधला हो रहा था, पर उसका एक हिस्सा अभी भी ये उम्मीद कर रहा था कि सब बस एक भयानक सपना हो। लेकिन फिर उसकी आंख एक बार फिर खुलती है। अभी भी कंफ्यूज्ड, वो धीरे धीरे अपने ऊपर की छत को देखकर पलकें झपकाता है। तभी एक और औरत कमरे में आती है, जिसके सफेद बाल तुरंत पहचाने जा सकते थे। वो यूरिन से पूछती है कि क्या वो जाग गया है। यूरिन उसे एरन कहकर बुलाता है
और वो कंफर्म करती है कि यही उसका नाम है। वो उसे हैरानी से देखती है जब वो निराशा में अपना सिर पकड़ लेता है। वो एरन से पूछता है कि क्या उसने आलिया को परेशान करने की कोशिश की थी और क्या इसी वजह से उसे मारकर बेहोश कर दिया गया था। एरन उसके इस फॉर्मल तरीके से बात करने पर हैरान होकर कंफर्म करती है कि यह सच है। वो बताती है कि आलिया ने उसे तब मारा था जब उसने उन पर हमला करने की कोशिश की थी। पूरी चौंकाने वाली सच्चाई अचानक उसके सामने आ जाती है। उसे लगा कि वो तो बर्बाद हो गया। उसकी सिचुएशन की पूरी भयावहता अब उसे गहराई से समझ आ रही थी। उसे एहसास हुआ कि वो अब उस वेब नॉवेल के अंदर जी रहा है जो उसने खुद लिखी थी। और इससे भी बुरी बात यह थी कि वो मेन हीरो नहीं था, बल्कि वो यूरिन रॉक्स बन गया था, एक बेचारा विलेन जो असली हीरो को परेशान करता है और आखिर में एक अंधेरी गली में बेवकूफी से मारा जाता है। वो घबरा जाता है, इस सच्चाई को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो चिल्लाता है, जोर देकर कहता है कि ये सिर्फ एक मामूली वेब नॉवेल नहीं हो सकता। एरन कंफ्यूज्ड होकर पूछती है कि उस शब्द का मतलब क्या है। यूरिन रोने लगता है। उसे यूरिन रॉक्स के बारे में लिखी हर शर्मनाक डिटेल याद आने लगती है। वो आलसी था, उसमें कोई टैलेंट नहीं था, घमंडी था और बस अपने परिवार की इज्जत पर जीता था। कहानी में वो आखिर में आलिया को हीरो के हाथों खो देता है। उसके बाद वो जलन के मारे प्रोटैगोनिस्ट को मारने की कोशिश करता है और फिर वो बड़ी शर्मनाक मौत मरता है। वो सोचने लगा कि वो इस नई दुनिया में आखिर जिंदा कैसे बचेगा। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि यूरिन के पास कौन सी स्किल्स हो सकती हैं। लेकिन तभी उसे एक बहुत जरूरी बात याद आती है। ये पूरी कहानी उसी ने तो लिखी थी। वो उन सारे सीक्रेट मौकों और छिपे हुए खजानों के बारे में जानता था जो मेन हीरो को भी अभी तक नहीं मिले थे। वो जानता था कि उसे जल्दी कुछ करना होगा। जैसे ही वो उठने की कोशिश करता है, वो लड़खड़ा जाता है। उसके ज्यादा वजन वाले शरीर की वजह से उसके लिए हिलना भी मुश्किल हो रहा था। एरन फौरन उसकी तरफ भागती है और पूछती है कि क्या वो ठीक है। वो धीरे से उसे पीछे धकेल देता है। वो उसे आराम करने की सलाह देती है। अचानक वो एकदम रुक जाता है। उसे एहसास होता है कि जिस चीज को देखने की वो उम्मीद कर रहा था वो वहां नहीं थी। फिर जैसे उसके सोचने भर से ही एक साफ ट्रांसपेरेंट विंडो उसकी आंखों के सामने आ जाती है। वो हवा में तैर रही थी और उसे एरन के बारे में डिटेल्स दिखा रही थी। उस पर उसके ट्रेट्स लिखे थे, स्विफ्ट सोर्ड लेवल 2, क्लियर माइंड लेवल 1 और एडाप्टेशन लेवल 1। इनके नीचे अफेक्शन नाम का एक बार था जिस पर 0 लिखा था। एरन उससे पूछती है कि क्या हुआ। वो उसे कहता है कि वो बस थोड़ी देर के लिए अजीब बर्ताव कर रहा था और फिर उसे जाने के लिए कह देता है। वो सिर हिलाती है और फिर कमरे से बाहर चली जाती है। एक बार फिर अकेले होकर वो दोबारा उस विंडो को सामने लाता है। स्विफ्ट सोर्ड ट्रेट ने उस बात को कंफर्म कर दिया जो वो पहले से जानता था कि एरन नेचुरली बहुत टैलेंटेड है। फिर वो अफेक्शन मीटर को और ध्यान से देखता है। वो सोचने लगा कि क्या ये डेटिंग सिम्स गेम्स के लव मीटर्स की तरह काम करता है। कम से कम नंबर नेगेटिव तो नहीं है। वो मन ही मन सोचता है, चलो ये भी एक शुरुआत है। वो मुड़कर दोबारा शीशे के सामने खड़ा हो जाता है। फिर वो शीशे के और करीब जाता है। वो अपनी खुद की स्टेटस विंडो को बुलाने की कोशिश करता है। तुरंत वो उसकी परछाई में उसके सिर के ऊपर दिखाई देने लगती है। उस पर लिखा था, नाम यूरिन रॉक्स, स्पेशल कंडीशन मॉर्बिड ओबेसिटी, ट्रेट्स क्रिएटर्स आई लेवल 1 4 हेवनली पॉइजन ऑड्स, लॉग्ड सिंक्रोनाइजेशन रेट 99.9%। एक खास ट्रेट पर उसकी नजर जाकर अटक जाती है। उस पर लिखा था, सिचुआन टैंकलैन लॉग्ड। वो मन ही मन सोचता है, ये तो उस वुशिया वेबटून से है ना जो मुझे बहुत पसंद था, जिसमें वो कमाल की हीरोइन थी। उसे एहसास हुआ कि जहर और एक छिपे हुए मार्शल आर्ट का जिक्र होने का मतलब है कि ये सिचुआन टैंकलैन ही होना चाहिए। अपनी परछाई को देखते हुए वो सोचता है कि इस दुनिया की बैकग्राउंड स्टोरी वाकई अलग अलग एलिमेंट्स का एक अजीब मिक्सचर है। एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ वो सोचने लगता है कि अगर वो सिचुआन टैंकलैन की टेक्निक सीख ले तो क्या हो सकता है। एस्टेट के दूसरे हिस्से में एरन नाम की एक मेड मार्की से बात कर रही थी। मार्की उससे पूछ रहा था कि यूरिन आखिरकार जागा या नहीं। एरन ने बताया कि हाँ, वो उठ तो गया है, पर यंग मास्टर कुछ ठीक नहीं लग रहे, मतलब ना तो फिजिकली और ना ही मेंटली। उसने ये भी बताया कि जब वो खुद के पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे तो वो लड़खड़ा गए थे। ये सुनकर मार्की हैरान हो गया।
उसे याद आया कि प्रीस्ट ने तो उसे यकीन दिलाया था कि यूरिन की चोटें इतनी सीरियस नहीं हैं। फिर उसने एरन से पूछा कि क्या उसने कुछ और अजीब चीज नोटिस की है। उसने समझाया कि यूरिन, जिसे जब भी आलिया से माफी मांगने को कहा जाता था तो वो एक टेंट्रम थ्रो करता था, इस बार उसने चुपचाप ये बात मान ली। लेकिन मार्की को यकीन था कि यूरिन का ये शांत स्वभाव बस कुछ ही देर का है। उसका मानना था कि पुराना वाला यूरिन जल्द ही वापस लौटेगा और बदला लेने की सोचेगा। पर दूसरी तरफ एरन मन ही मन उम्मीद कर रही थी कि यंग मास्टर जल्द ही ठीक होकर टाइम के साथ एक बेहतर इंसान बनेंगे। एरन की ये उम्मीद भरी बातें सुनकर मार्की ने उसका मजाक उड़ाया और एक कड़वी हंसी के साथ यूरिन पर उसके भरोसे को पूरी तरह से नकार दिया। उसने कहा कि यूरिन का बाप होने के बावजूद वो खुद भी उस पर से बहुत पहले ही उम्मीद खो चुका है। एक सूखे और सरकास्टिक टोन में उसने आगे कहा कि उसे एरन के लिए बुरा लग रहा है कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रही है। उसके लिए एक नाइट बनकर आजादी से जीना कहीं बेहतर होता, बजाय इसके कि वो ऐसे बगड़े हुए लड़के के पीछे पड़ी रहे। एरन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप खड़ी अपने यंग मास्टर की जिंदगी के बारे में गहरी सोच में डूबी हुई थी। फिर भी उसके दिल से ये आवाज आ रही थी कि यंग मास्टर में कुछ तो बदला है, एक छोटा लेकिन बहुत ही क्लियर चेंज। दूसरी तरफ यूरिन ने एक अजीब सी रिक्वेस्ट की। उसने एरन से कहा कि वो उसे ट्रेनिंग हॉल ले चले। उसने वजह बताई कि वो थोड़ी एक्सरसाइज करना चाहता है। ये अचानक की गई रिक्वेस्ट सुनकर एरन चौंक गई और उसने पूछा कि अभी क्यों। यूरिन ने बस इतना पूछा, क्या कोई प्रॉब्लम है? लेकिन यूरिन ने जिद की और इसलिए वो दोनों मेन बिल्डिंग और ट्रेनिंग ग्राउंड के बीच फैले उस बड़े से गार्डन से होकर जाने लगे। यूरिन का दिमाग पूरी तरह फोकस्ड था। वो उन ट्रेड्स के बारे में सोच रहा था जो उसकी नई एबिलिटी ने उसे बताए थे। उसकी क्रिएटर आई दूसरों के स्टैट्स तो पढ़ सकती थी, लेकिन सिचुआन के टैंक क्लैन की स्पेशल स्किल अभी भी लॉक्ड थी। उसने अंदाजा लगाया कि उसकी फिजिकल कंडीशन, खासकर उसका इतना ज्यादा बढ़ा हुआ वजन, ही शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए उसने फैसला किया। पर चलना भी उसके लिए पहाड़ जैसा था। पैलेस के वो बड़े बड़े गार्डन जिनमें कई स्पोर्ट्स फील्ड्स बन सकते थे, उसे बेदम कर रहे थे। उसे पहली बार अपने शरीर का भारी वजन इतना महसूस हो रहा था जो उसे नीचे की ओर खींच रहा था। जैसे जैसे वो हर सर्वेंट के पास से गुजर रहा था, उसे उनकी स्टेटस विंडोज की एक झलक मिल रही थी। उनके एफिनिटी स्कोर्स गहरे लाल रंग में दिख रहे थे। नफरत, घिन, दुश्मनी। वो उन्हें ब्लेम भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो जानता था कि पहले वाला यूरिन कितना क्रूअल, घमंडी और आलसी था। इस दुनिया में वो जो इंसान था, उसकी यादें उसे अंदर ही अंदर घिन से भर रही थी। एक जमाने जितनी लंबी वॉक के बाद वो लोग फाइनली तीसरे ट्रेनिंग हॉल पहुंचे। एक ऐसी जगह थी जिसे बहुत कम यूज किया जाता था। अंदर कोई और पहले से ही ट्रेनिंग कर रहा था। जैसे ही यूरिन की नजरें उस शख्स पर पड़ी, एक नई विंडो पॉपअप हुई। एफिनिटी -91 स्टेट से किलिंग रेस। ये देखकर उसके तो होश ही उड़ गए। उस आदमी का नाम था रेक्का ओलियन और उसकी स्किल थी स्विफ्ट सोर्ड लेवल 1। रेक्का ने एक मजाक उड़ाने वाली स्माइल दी और पूछा कि यूरिन ने ट्रेनिंग करने का मन कैसे बना लिया। उसका टोन पूरी तरह से सरकास्टिक था। यूरिन उसे तुरंत पहचान गया और एकदम स्टिफ हो गया। उसने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें जानता हूं। फिर वो जल्दी से एरन की तरफ मुड़ा और फुसफुसाकर पूछा कि उसके और इस आदमी के बीच आखिर हुआ क्या था। एरन हैरान थी। उसने पूछा, क्या आपको सच में याद नहीं है? उसने बताया कि सालों पहले जब मार्की ने यूरिन से ट्रेनिंग शुरू करवाने की कोशिश की थी, तब गुस्से और अकड़ में भरे यूरिन ने रेक्का ओलियन को बुलाया था, जो उस टाइम एक ट्रेनी नाइट हुआ करता था, और हंसते हंसते एक तलवार से उसका चेहरा जख्मी कर दिया था। उस भयानक इंसिडेंट के बाद से मार्की ने उसे ट्रेन करने की सारी कोशिशें बंद कर दी। यूरिन के तो रोंगटे खड़े हो गए। ये मेमोरी उसके लिए नई थी, पर इसने उसके शक को यकीन में बदल दिया था। असली यूरिन तो सच में एक नंबर का मॉन्स्टर था। ये सोचकर कि फालतू के पंगे से बचना ही ठीक है, उसने एरन से पूछा कि क्या कोई और ट्रेनिंग की जगह है, कोई ऐसी जगह जो थोड़ी अलग थलग हो। एरन ने उसे चौथे हॉल के बारे में बताया, जो मेन बिल्डिंग से काफी दूर था। वहां सामान भी कुछ खास नहीं था और वो ज्यादातर एक खाली मैदान जैसा ही था। यूरिन को ये जगह एकदम परफेक्ट लगी। उसने कहा कि अगर वजन घटाना ही है तो ढंग से घटाएगा, और एरन से उसे वहां ले चलने को कहा। वहां पहुंचते ही यूरिन का ध्यान तुरंत सिचुआन के टैंक क्लैन पर गया। उसे याद आया
कि वो लोग थ्रोइंग नाइव्स और चुपके से किए जाने वाले असैसिनेशन के मास्टर थे। उसने उस टेबल को देखा जहां चाकू तरतीब से रखे हुए थे। अपनी स्पेशल स्किल को जगाने की कोशिश में उसने एक डैगर उठाया और पूरी ताकत लगाकर उसे फेंक दिया। पर वो ये देखकर हैरान रह गया कि चाकू टारगेट तक पहुंचने से पहले ही जमीन पर गिरकर उछल गया। उसने सोचा था कि इस एक्शन से उसकी सिचुआन टैंग क्लैन की स्किल अनलॉक हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसकी नजर एरन पर पड़ी, जो हाथ बांधे उसे ही देख रही थी। अपनी एम्बेरसमेंट छिपाने के लिए वो फौरन बोला कि वो वाला तो बस मजाक में फेंका था और जोर से हंस दिया। फिर उसने कहा कि उसे पहले अपना स्टेमिना बनाना होगा और हॉल के चक्कर लगाना शुरू कर दिया। ये देखकर एरन तो स्पीचलेस हो गई। दूर जाते हुए यूरीन ने एरन से कहा कि वो अपनी ट्रेनिंग खुद कर लेगा तो वो जैसे चाहे अपनी प्रैक्टिस कर सकती है। इसके बाद यूरीन ने दौड़ना शुरू कर दिया। उसकी सांस जल्दी ही फूलने लगी, पर वो रुका नहीं, बस दौड़ता रहा। दूसरी तरफ मार्की एक खिड़की के पास खड़ा, हैरान और खामोश सब देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बेटा न सिर्फ ट्रेनिंग हॉल आया है बल्कि सच में एक्सरसाइज भी कर रहा है। वो सोच में पड़ गया कि आखिर ये अजीब सा मोटिवेशन कब तक टिकेगा। 3 हफ्ते बीत गए और सबको हैरान करते हुए यूरीन ने एक भी दिन ट्रेनिंग मिस नहीं की। वो हर सुबह और रात खुद को पूरी तरह झोंक देता था। उसका वजन तेजी से घट रहा था और उसका पूरा अपीयरेंस बदलने लगा था। उसे देखकर मार्की ने कहा, ऐसा डिटर्मिनेशन मेरे बेटे पर ही जंचता है। उसने यूरीन को गौर से देखा। बिना उस एक्स्ट्रा फैट के उसका बेटा काफी हैंडसम दिख रहा था। सालों में पहली बार मार्की को लगा कि शायद उसका बेटा अब जाकर मैच्योर हो रहा है। यूरीन आईने के सामने खड़ा अपनी बॉडी में आए चेंजेस को देख रहा था। उसकी प्रोग्रेस को नकारा नहीं जा सकता था। फिर भी सिचुआन के टैंग क्लैन की स्किल अभी तक लॉक्ड थी। उसने खुद को 1 महीना और देने का फैसला किया। अगर तब भी काम नहीं बना तो उसके पास प्रोटैगनिस्ट की स्पेशल पावर चुराने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। ठीक तभी एरन उसकी रात के खाने के साथ कमरे में आई। जैसे ही कटोरे से ढक्कन हटा, एक सिस्टम विंडो पॉपअप हुई। शिरेन का सूप, रॉक्स फैमिली की एक पारंपरिक डिश जो फैट बर्न करने और मसल बनाने में मदद करती है। इसे आमतौर पर ट्रेनिंग के बाद पिया जाता है। इस जानी पहचानी चीज को देखकर यूरीन का मुंह बन गया। एरन ने उसका एक्सप्रेशन देख लिया और पूछा, क्या आप इससे बोर हो गए हैं? उसने माना कि लगातार 3 हफ्तों से यही सूप पी पी कर वो अब थक चुका है। ये सुनकर एरन का चेहरा सख्त हो गया। उसने पूछा, आपका मकसद सिर्फ पतला होना है या सच में एक नाइट बनना है? यूरीन ने पूरे जोश से जवाब दिया, मैं एक नाइट बनना चाहता हूं। एरन ने उसे डांटते हुए याद दिलाया कि खुद मार्की भी हर ट्रेनिंग सेशन के बाद शेरोन का सूप पीते हैं। उसने जोर देकर कहा कि रॉक्स फैमिली का वारिस होने के नाते उसे शिकायत करने का कोई हक नहीं है। यूरीन ने हाँ में सिर हिलाते हुए कुछ बुदबुदाया और वो खाने लगा, मन ही मन ये सोचते हुए कि भले ही ये ट्रेडिशन आउटडेटेड है, पर अगर इससे उसे बदलने में मदद मिल रही है तो इसे झेलना वर्थ है। आधा खाना खाते खाते वो अचानक रुका। इसका टेस्ट कुछ अलग था। इससे पहले कि वो कुछ और सवाल करता, एक सिस्टम मैसेज फ्लैश हुआ, वार्निंग पॉइजन इंजेस्टेड। वो वहीं फ्रीज हो गया, लेकिन लगभग तुरंत ही एक और मैसेज आया, कंडीशन पूरी हुई, सिचुआन का टैंग क्लैन अनलॉक्ड। वो शॉक में स्क्रीन को घूरता रहा। उसने ऐसा तो सोचा ही नहीं था कि पॉइजन वाले खाने से ट्रेट अनलॉक होगा। एक अजीब तरीके से ये बात सही भी थी। आखिर उसने एक ऐसे असैसिन क्लैन की विरासत में कदम रखा था जो पॉइजन के असर में ही और ताकतवर होता है। इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, एक सिस्टम मैसेज फ्लैश हुआ, वार्निंग पॉइजन इंजेस्टेड। वो वहीं जम सा गया, लेकिन लगभग तुरंत ही एक और मैसेज आया, कंडीशन पूरी हुई, सिचुआन का टैंग क्लैन अनलॉक। वो शॉक में था। स्क्रीन को घूरते हुए उसने सोचा, उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी, पॉइजन वाले खाने से ट्रेड का अनलॉक होना। एक अजीब तरीके से यह बात सही भी थी। आखिर उसने एक ऐसे असैसिन क्लैन की विरासत में कदम रखा था जो पॉइजन के बीच ही फलता फूलता है। दूसरी तरफ बड़ी सी हवेली में यूरिन के पापा वेलिंगटन रॉक्स अपने बेटे के हालिया बदलाव के बारे में गहरी सोच में डूबे हुए थे। वो सोच रहे थे कि उन्होंने खुद ही मान लिया था, यूरिन सच में हैंडसम हो गया था। लेकिन वेलिंगटन को शक था, क्या उनका बेटा सच में मैच्योर हो गया था या ये बस ऊपरी ऊपरी बदलाव था।
तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और उनकी सोच टूट गई। बाहर किसी ने अंदर आने की परमिशन मांगी और वेलिंगटन ने हाँ बोल दी। फिर उनकी दूसरी बीवी केन्ना एक ट्रे में ताजी बनी चाय लेकर ग्रेसफुली कमरे में आई। उन्होंने पूछा, वो इतनी गौर से क्या देख रहे थे? वेलिंगटन ने जवाब दिया कि वो बस बाहर के गार्डन की खूबसूरती देख रहे थे। केन्ना मुस्कुराई, वो उनकी बातों से साफ खुश थी। उन्होंने बताया कि गार्डन की देखभाल उन्होंने खुद की थी। वेलिंगटन ने बिना किसी झिझक के उनकी स्किल की तारीफ की। वेलिंगटन और केन्ना चुपचाप बात कर रहे थे। तभी केन्ना ने बात का रुख बदल दिया। उन्होंने पूछा कि वो कॉलिन को अपना वारिस कब डिक्लेयर करने वाले थे। उन्होंने धीरे से याद दिलाया कि उन्होंने पहले इसी मंथ के आखिर तक अनाउंसमेंट करने का वादा किया था। केन्ना ने कहा कि जब सब कुछ डिसाइड हो ही गया था तो इस प्रोसेस को तेज करना ही बेस्ट होगा। उनकी आवाज तो धीरे थी, लेकिन उनके शब्दों में साफ एक अनकही डिमांड थी। वेलिंगटन थोड़े सरप्राइज हो गए और हिचकिचाए। फिर उन्होंने बताया कि सिचुएशन जितनी उन्होंने सोची थी उससे थोड़ी ज्यादा देर ले सकती थी। केन्ना ने हल्की सी भौहें चढ़ाई ताकि उनकी नाखुशी कोई देख न पाए। उन्होंने फिर से वेलिंगटन को उनका कमिटमेंट याद दिलाया। उन्होंने जोर दिया कि वेलिंगटन ने अपना वादा किया था और कॉलिन को इसी मंथ वारिस डिक्लेयर करना था। वेलिंगटन ने एक लंबी सांस ली। उन्होंने समझाया कि हाल के इवेंट्स ने मामला कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था। उन्होंने कहा, जैसा कि उसने सुना होगा, यूरिन ने अचानक अवेकनिंग के संकेत दिखाए थे। उन्होंने आगे कहा कि हाउस रॉक्स के सबसे बड़े बेटे के तौर पर यूरिन अगर अपनी करंट प्रोग्रेस जारी रखता है तो वो अभी भी एक लायक सक्सेसर बन सकता था। वेलिंगटन ने जोड़ा कि उनके बेटे के एफर्ट्स को इतनी जल्दी खारिज करना बेवकूफ़ी होगी। दिखावा करते हुए केन्ना तुरंत मान गई। उन्होंने बताया कि उन्होंने भी यूरिन के बदलाव के बारे में सुना था और कबूल किया कि वो उसके बारे में परेशान थी, लेकिन अब उन्होंने कहा कि वो इस खबर से रिलीव्ड थी। उन्होंने यह भी कहा कि वेलिंगटन के लिए भी ये कंफर्टिंग होगा कि उनका सबसे बड़ा बेटा आखिरकार अक्लमंदी से पेश आ रहा था। वेलिंगटन मुस्कुराए, लेकिन उनकी हंसी में सरकाज़म की झलक थी। उन्होंने कहा कि यह काफी मजेदार था कि एक औरत का एक थप्पड़ वो कर गया जो उनके खुद के सालों का डिसिप्लिन नहीं कर पाया था। जब केन्ना ने एक बार फिर सक्सेशन की बात छेड़ी, वेलिंगटन ने समझाया कि 3 हफ्तों की ट्रेनिंग ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए काफी नहीं थी। उन्होंने कहा कि वो यूरिन को थोड़ी देर और ऑब्जर्व करना चाहते थे। हालांकि वेलिंगटन ने वादा किया कि अगर यूरिन रिग्रेस होता या और प्रोग्रेस नहीं दिखाता तो टाइटल तुरंत उनके पहले बेटे कॉलिन को मिल जाएगा। ऊपर से संतुष्ट होकर केन्ना ने उसे इनवाइट किया कि वो अपना काम खत्म होने के बाद बेडरूम में उसके साथ आए। फिर वो कमरे से निकल गई, अपनी ग्रेसफुल कंपोजर बनाए रखते हुए। पर जैसे ही वो आंखों से ओझल हुई, उसकी एलिगेंट कंपोजर गायब हो गई और उसका चेहरा काला पड़ गया। उसके शांत बाहरी रूप के नीचे जो गुस्सा सुलग रहा था वो भयंकर रूप से ऊपर आ गया। उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ गया और उसने मन ही मन यूरिन रॉक से रिवेंज लेने की कसम खाई। इस बीच यूरिन खुद अपने कमरे में बैठा हुआ था। अभी भी वो सब प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था जो अभी अभी हुआ था। सिस्टम का नोटिफिकेशन उसके दिमाग में जोर से गूंजा। सिचुआन तोंग क्लैन की स्किल अनलॉक हो गई थी। वो सोचने लगा कि ये कितना अजीब था कि ऐसी स्किल को अनलॉक करने के लिए पॉइजन खाना एक रिक्वायरमेंट थी। फिर उसे चीरन के सूप के सिस्टम डिस्क्रिप्शन में लिस्टेड स्पेसिफिक डिटेल्स याद आईं। उसने डिस्क्रिप्शन में और नीचे स्क्रॉल करने की कोशिश की। वहां एक्सटेंडेड नोट्स में उसे डेटाबेस में एक अपडेट मिला। हयोंग हर्ब के बारे में एक एनोटेशन। इसे एक मेडिसिनल प्लांट बताया गया था जिसकी हल्की प्रॉपर्टीज से पैरालिसिस हो सकता था। छोटी डोज में यह एडल्ट्स के लिए हार्मलेस था, लेकिन अगर ये बॉडी में धीरे धीरे जमा होता जाए तो ये धीरे धीरे पूरी तरह पैरालिसिस और आखिर में डेथ की वजह बन सकता था। तभी एरन की आवाज ने उसे प्रेजेंट में वापस खींच लिया। उसने पूछा कि उसने खाना क्यों बंद कर दिया था और उसे अपने दस्त से बाहर निकाला। यूरिन ने फिर से बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म के साथ खाना शुरू कर दिया, जैसे कुछ गलत हुआ ही ना हो। जैसे जैसे वो अपना खाना चबा रहा था, उसकी सोच और तेज और साफ होती जा रही थी। किसी ने उसे पॉइजन कर दिया था, लेकिन वो कौन हो सकता था? उसे अपने नोवेल की प्लॉट लाइन याद आई। स्टोरी में इस स्पेसिफिक टाइम के आसपास कॉलिन को ऑफिशियली वारिस डिक्लेयर किया जाना था।
अगर वो डिक्लेरेशन यूरिन की अचानक ट्रेनिंग की वजह से डिले हो रही थी, तो जिसने भी कॉलिन के वारिस बनने में स्ट्रांग इंटरेस्ट था, उसने एक्शन लेने का फैसला किया होगा। उसके दिमाग में सस्पिशंस तेजी से और साफ साफ बनने लगे। एक और सिस्टम मैसेज अचानक उसकी आंखों के सामने पॉप अप हुआ। उसमें लिखा था, कंडीशन मेट, वीक पैरालिसिस पॉइजन अनलॉक। सूप का आखिरी स्पून फुल खत्म करने के बाद यूरिन अजीब तरह से मुस्कुराया और एरन से कहा कि डिश इतनी डेलिशियस थी कि उसकी आंखों में लगभग आंसू आ गए थे। फिर उसने उससे पूछा कि क्या वो उसे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देगी। एरन ने पोलाइट नोट के साथ मान लिया, उसे गुड नाइट विश किया और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। एक बार फिर अकेला होकर यूरिन ने अपनी स्टेटस विंडो समन की। ये एक हल्की सी शिमर के साथ खुली, जिसमें उसकी करंट कंडीशन साफ दिख रही थी। वो अभी भी ओवरवेट था, हल्का पॉइजन था और उसकी ट्रेनिंग से उसे हल्की मसल्स सोरनेस थी। उसके पर्सनल ट्रेट्स और सिंक्रोनाइजेशन रेट अभी भी दिख रहे थे, पर अब वर्चुअल रियलिटी गेम की तरह अपने दिमाग को फोकस करके उसने रियलाइज किया कि वो इन्फॉर्मेशन की डीपर लेयर्स को पुल अप कर सकता था। जब उसने सिचुआन तांग क्लैन की स्किल पर फोकस किया तो 3 सब कैटेगरीज दिखाई दी, पॉइजन्स, हिडन वेपन्स और मार्शल आर्ट। ये सभी अभी भी लॉक्ड थे, लेकिन अब वो उन्हें एक्सेस कर सकता था। उसने पॉइजन सेक्शन को देखकर शुरू करने का फैसला किया। फिर उसके सामने एक बहुत बड़ी लिस्ट आ गई, जिसमें अलग अलग पॉइजन्स दिखाए गए थे, जैसे वीक पैरालिसिस पॉइजन, ट्रुथ सीरम, सोल किलिंग स्मोक और भी बहुत सारे। वो सभी लॉक्ड थे, एक लेवलिंग सिस्टम के पीछे ब्लॉक थे, जिसके लिए उसे स्ट्रॉन्गर बनने की जरूरत थी। सबसे वीक पॉइजन को भी अनलॉक करने के लिए उसे पता चला कि उसे पहले एक इंटरनल टेक्निक एक्टिवेट करनी होगी। ये उसे समझ आया। सिचुआन तांग क्लैन की मास्टरी पॉइजन्स को इफेक्टिवली कंट्रोल करने के लिए इंटरनल एनर्जी को चैनल करने पर डिपेंड करती थी। फिर वो पॉइजन लिस्ट से बाहर आया और एक इंटरनल कल्टीवेशन मेथड खोजने के लिए मार्शल आर्ट्स टैब खोला। वहां कई मेथड्स लिस्टेड थे, डार्क पॉइजन आर्ट्स, थंडर नीडल आर्ट्स और 10,000 डिवाइन पॉइजन्स एनर्जी। एक वार्निंग फ्लैश हुई, जिसमें कहा गया था कि केवल 1 इंटरनल टेक्निक ही चुनी जा सकती थी। वुआ के लंबे समय से फैन होने के नाते चॉइस उसे तुरंत साफ थी। डार्क पॉइजन आर्ट्स मेनली पॉइजन में स्पेशलाइज्ड थी। थंडर नीडल आर्ट्स कंसील्ड वेपन्स पर ज्यादा फोकस्ड थी। लेकिन 10,000 डिवाइन पॉइजन्स एनर्जी ने पॉइजन्स और हिडन वेपन्स दोनों की मास्टरी का वादा किया। इसमें लंबी ट्रेनिंग की जरूरत थी, लेकिन बदले में ये कहीं ज्यादा वर्सटैलिटी और पावर ऑफर करती थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे सेलेक्ट कर लिया। तुरंत उसे अपने दिमाग में कुछ गहरा शिफ्ट होता महसूस हुआ। टेक्निक के इनकैंटेशंस और इंट्रिकेट एनर्जी पाथवेज सीधे उसकी कॉन्शियसनेस में एम्बेडेड हो गए, जैसे वो हमेशा से उसकी मसल्स मेमोरी का हिस्सा रहे हों। फिर उसने अपनी शर्ट उतार दी। वो एक मेडिटेटिव पोज में बैठ गया और अब जो एनर्जी उसे महसूस हो रही थी, उसे सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। बिल्कुल पहली बार उसे ची का साफ फ्लो महसूस हुआ। उसकी बॉडी की वाइटल लाइफ फोर्स उसके मेरिडियन से गुजर रही थी। उसने इस एनर्जी को जानबूझकर गाइड किया, इसे अपने डांटियन में फोकस करते हुए, जो उसकी बॉडी का सेंट्रल एनर्जी नोड था। उसके आसपास टाइम गायब होता सा लग रहा था। आखिरकार मॉर्निंग आ गई और उसे रियलाइज हुआ कि वो बिल्कुल नहीं सोया था। फिर भी उसे जरा भी फटीग नहीं हुई। असल में वो पूरी तरह इनविगरेटेड महसूस कर रहा था। उसके लिम्स नई एनर्जी से भरे हुए थे। वो अपने चारों ओर लाइफ को भी सेंस कर सकता था। उसे पता चला कि वो अपनी विंडो के बाहर बर्ड्स को सिर्फ उनकी एनर्जी सेंस करके काउंट कर सकता था। फिर उसने डिस्कवर किया कि अपनी ची को अपने हेड पर डायरेक्ट करके वो अब मिरर की जरूरत के बिना सिस्टम इंटरफेस समन कर सकता था। सिस्टम पैनल ने आर्ट का नाम 10,000 वेनम्स डिवाइन एनर्जी दिखाया, जो करेंटली एक 1 स्टार लेवल पर 10% प्रोफिशिएंसी के साथ था। उसने अपने कमरे के पास एक फैमिलियर ऑरा को आते हुए सेंस किया। फिर एरन अंदर आई, उसे जगाने के इरादे से, लेकिन तुरंत उसका अछूता बेड देखा। उसने कमेंट किया कि वो बिल्कुल नहीं सोया था। यूरिन ने उसकी ऑब्जर्वेशन को कंफर्म किया। उसने उसे थोड़ा रेस्ट लेने और दिन की ट्रेनिंग स्किप करने के लिए कहा, लेकिन यूरिन ने साफ मना कर दिया। उसने जोर देकर कहा कि वो एक्सीलेंट महसूस कर रहा था और कोई भी कीमती टाइम वेस्ट नहीं कर सकता था। एरन हालांकि रिलक्टेंट थी, उसकी रिजॉल्व को अंडरस्टूड किया
और उसकी ट्रेनिंग सेशन से पहले उसका ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने के लिए एग्री किया। जैसे ही उसने अपने पीछे डोर बंद किया, वो पॉज्ड हुई। उसने खुद से जोर से सोचा कि यंग मास्टर ने ऐसे नोटिसेबल मसल्स कब डेवलप करना शुरू कर दिया था। उस मॉर्निंग बाद में यूरिन ट्रेनिंग फील्ड पर खड़ा था। उसके हाथ में एक डैगर था। जैसे ही उसने एम लिया, एक ग्लोइंग क्रॉसहेयर उसकी आंखों के ठीक सामने फ्लिकर्ड हुआ, बिल्कुल एक फर्स्ट पर्सन शूटर गेम की तरह। यूरिन ने फिर पूरी ताकत से डैगर थ्रो कर दिया। उसे बहुत सरप्राइज हुआ। ये सीधा टारगेट के सेंटर में स्ट्रक हुआ। यूरिन ने एक चौड़ी स्मग ग्रिन दी। एरन, जो उसे चुपचाप वॉचिंग कर रही थी, जेन्युइन सरप्राइज में स्टेयर्ड रह गई। फिर एक नया सिस्टम विंडो अपीयर हुआ, अनाउंस करते हुए हिडन वेपन स्किल अनलॉक। एरन कंफ्यूज होकर यूरिन से पूछा कि अभी उसने क्या किया था। यूरिन एरन की तरफ मुड़ा और बताया कि उसे लगता है पिछले कुछ महीनों की मेहनत का नतीजा है ये। एरन उसके जवाब से खुश नहीं लगी। तभी यूरिन को रियलाइज हुआ उसने एरन को इतना घबराया हुआ पहली बार देखा है। फिर उसने कहा वो फिर से ट्राई करेगा और उसने चाकू उठा लिया। उसने चाकू अपने चेहरे के करीब पकड़ा और कंसंट्रेट किया। जैसे ही उसने फेंका, उसे अपने अंदर एक पावरफुल एनर्जी महसूस हुई, गर्म और तेज, जो उसके अंदर से आ रही थी। उसने अपना हाथ पीछे खींचा। फिर उसने पूरी ताकत से डैगर फॉर्म में वन के लिए फॉल्डो लगा। डैगर सीधा गया और टारगेट के बिल्कुल बीच में लगा। लकड़ी के टारगेट पर क्रैक्स आ गए। एरन ने हैरत से सांस ली। वो समझ नहीं पा रही थी ऐसा कैसे हो सकता है। और कॉन्फिडेंट होकर यूरिन उसकी तरफ मुड़ा। उसने पूछा क्या उसे उससे कुछ अनयूजुअल महसूस हो रहा है। एरन ने अपना सिर हिलाया। उसने कहा कुछ अजीब नहीं लग रहा, बस उसने कल से बहुत वेट लॉस कर लिया है। उसने ऐड किया कि भले ही उसकी इंप्रूवमेंट साफ थी, लेकिन आज का चेंज सच में अमेजिंग था। तब यूरिन समझा कि एरन को ची फील नहीं होती, इनफैक्ट किसी और को भी नहीं होती। ये इनर एनर्जी इस दुनिया में सिर्फ उसके पास थी। वो जानता था इसका क्या मतलब है। उसके पास ऐसी पावर थी जो कोई और यूज नहीं कर सकता था, एक हिडन एडवांटेज। स्माइल करते हुए उसने एक के बाद एक डैगर फेंकना शुरू कर दिया। पहला वाला बिल्कुल सेंटर में लगा और दूसरा वाला भी बीच में लगा। वो फेंकता रहा। इस बार उसके डैगर ने टारगेट में लगे एक और डैगर के एंड पर हिट किया और उसे परफेक्टली 2 हिस्सों में काट दिया। साइड से एरन पूरे शौक में देख रही थी। वो सांसें रोककर अपने हाथों से मुंह ढके हुए थी। फिर एरन आगे बढ़ी और यूरिन से पूछा क्या वो भी कुछ डैगर फेंक कर ट्राई कर सकती है। यूरिन मान गया। उसने एक डैगर फेंका। वो पूरी तरह से मिस हो गया। टारगेट के किनारे पर लगा और बिना चिपके ही बाउंस होकर दूर चला गया। यूरिन हंसा और बोला उसे आखिरकार एक ऐसी चीज मिल गई जो उसे नहीं आती थी। एरन ने फ्रॉन किया। उसके कमेंट से वो क्लियरली परेशान थी। तभी यूरिन के सामने एक ग्लोइंग स्क्रीन अपीयर हुई। वो हवा में धीरे से चमक रही थी। उसने अनाउंस किया कि सचेंडुगा की मेमोरी कंप्लीट हो गई है और एक नई स्किल स्ट्रेट स्ट्राइक अब अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में था कि यह स्किल उसके थ्रो को बहुत स्ट्रांग और फास्ट बना देती है। ये सिर्फ रेगुलर वेपन से नहीं, बल्कि किसी भी चीज से काम करती है। स्टोन, लकड़ी की स्टिक्स या आयरन सोर्ड से भी। जो भी वो पकड़ेगा वो इंस्टेंटली एक वेपन बन सकता था जो जानलेवा एक्यूरेसी से हिट कर सकता था। जब एरन अभी भी अपनी फेल डैगर थ्रो को लेकर कंफ्यूज थी, यूरिन ने चुपचाप पास के स्टैंड से एक टूटी हुई लकड़ी की स्वॉर्ड उठाई। बिना कुछ कहे उसने उसे थोड़ा पीछे हटने को कहा। एरन उसकी रिक्वेस्ट से सरप्राइज्ड और हाथ में टूटी स्वॉर्ड देखकर और भी पजल थी। उसने ध्यान से देखा, श्योर नहीं थी कि वो क्या करने वाला है। यूरिन को महसूस हुआ कि इनर एनर्जी उसके लोअर बेली से निकली, उसकी आर्म्स से होकर टूटी स्वॉर्ड में बहने लगी। उसने टूटी स्वॉर्ड को परफेक्ट एम के साथ फेंका। वो कैनन बॉल की तरह आगे उड़ी, टारगेट के बीच में एक तेज क्रैक के साथ लगी और लकड़ी के फ्रेम को पूरी तरह से तोड़ दिया। एरन वहीं खड़ी थी, उसकी आंखें डिसबिलीफ में खुली हुई थी। वो शौक में चिल्लाई, पूछ रही थी उसने अभी किस तरह की पावर देखी है। यूरिन ने श्रक किया।
अपनी विक्ट्री को मॉडस्टी का दिखावा करके छिपाया। उसने कहा, शायद ये बहुत प्रैक्टिस से आया है। एरन ने तुरंत कहा, उसका एक्सप्लेनेशन गलत था। उसने इंसिस्ट किया कि जो उसने देखा वो उसकी हर समझ के खिलाफ था। कोई भी अमाउंट की प्रैक्टिस एक टूटी हुई लकड़ी की सोर्ड से ऐसी डिस्ट्रक्टिव पावर नहीं बना सकती थी। फिर अपना टोन चेंज करते हुए यूरिन ने उससे सीरियसली बात की। उसने उसे बताया वो जानता है कि वो उसके हर काम की रिपोर्ट मार्क्वेस को करती है। इस सडन कन्फेशन ने एरन को ऑफ गार्ड कर दिया। उसने मना नहीं किया। यूरिन ने हालांकि उसे डांटा नहीं, बल्कि उसने उससे एक फेवर मांगा जो उसने अभी देखा था, उसे अभी के लिए सीक्रेट रखने का। उसने एक्सप्लेन किया कि वो कुछ पर्सनल टेस्ट कर रहा है और प्रॉमिस किया कि सही टाइम आने पर उसे सब बताएगा। उसने बस उसे पेशेंट रहने को कहा। एरन रुकी, फिर सिर हिलाया, उसकी रिक्वेस्ट मान गई। बाद में उस शाम यूरिन ने देखा कि पैलेस का एक शेफ पेरो किचन से बाहर निकला। यूरिन ने चुपचाप उसका पीछा किया। अपनी स्पेशल क्रिएटर्स आई यूज करके यूरिन ने उसे ध्यान से देखा। एक स्क्रीन इंफॉर्मेशन दिखाते हुए अपीयर हुई। उसमें पॉइजनस टच लेवल 1, एजाइल मूवमेंट लेवल 1 और एफिनिटी न्यूट्रल दिखा रहा था। उसे अपने सस्पेक्शन के लिए बस इतना ही कंफर्मेशन चाहिए था। पॉइजनस टच एबिलिटी ने एक्सप्लेन किया कि पॉइजन उसके मील में कैसे आया था। यूरिन ने अपनी आंखें संकरी की। ये वही आदमी था जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। अब उसकी खुद की पावर्स का ट्रू टेस्ट लेने का टाइम था। अपनी एनर्जी फोकस करते हुए यूरिन ने दूर से अपनी विक पैरालिसिस पॉइजन्स के लिए उसकी इफेक्ट इंस्टेंट आओ नबी हो राओ बेचियन हो सिक जावे। पेरू का शरीर बीच कदम पर फ्रीज हो गया और पत्थर के रास्ते पर गिर गया, बिल्कुल स्टिल। पेरू के ऊपर एक नई स्क्रीन अपीयर हुई जिसमें एक टाइमर था। उसमें लिखा था पैरालिसिस ड्यूरेशन 1 आवर। यूरिन आराम से उसके पास गया, फिर शेफ का स्टिल शरीर अपने शोल्डर पर उठा लिया। वो उसे पैलेस के पीछे एक शांत गली में ले गया। तभी पेरू की आंखें थोड़ी हिलने लगी, जिससे पता चला कि वो धीरे धीरे जाग रहा था। यूरिन उस आदमी के पास घुटनों के बल बैठा और बात करने लगा। फिर यूरिन ने पेरू से पूछा कि क्या वो उसे जानता है और साफ साफ चेतावनी दी कि अगर उसे जिंदा रहना है तो हर सवाल का सच सच जवाब देना होगा। क्योंकि पेरू अभी भी बोल नहीं पा रहा था, तो यूरिन ने उसे कम्युनिकेट करने का एक आसान तरीका बताया। उसने पेरू से कहा कि एक बार पलक झपके तो हाँ और 2 बार झपके तो ना। पेरू ने एक बार पलक झपकी, इससे दिखा कि वो समझ गया। यूरिन का पहला सवाल तेज और सीधा पॉइंट पर था। उसने पूछा कि क्या पेरू ही वो था जिसने सूप में जहर मिलाया था। पेरू ने एक बार पलक झपकी कंफर्म करते हुए कि वो ही था। फिर यूरिन ने एक और सवाल पूछा। वो जानना चाहता था कि क्या इस्तेमाल किया गया जहर होंग हर्ब था। फिर से पेरू ने एक बार पलक झपकी, मतलब हाँ। फिर वो सवाल आया जिसका जवाब यूरिन सच में चाहता था। उसने पूछा कि क्या केन्ना ही वो थी जिसने जहर देने का ऑर्डर दिया था। इस बार पेरू ने 2 बार पलक झपकी, जिसका मतलब था ना। यूरिन की आंखें सिकुड़ गई। उसने पेरू को चेतावनी दी कि अगर वो झूठ बोल रहा था तो इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। उसने आगे कहा कि वो पहचान लेता है जब कोई सच नहीं बोल रहा होता। यूरिन ने सवाल दोहराया और ज्यादा जोर देकर पूछा कि क्या वो केन्ना ही थी। पेरू एक पल के लिए रुका, सीमा में, लेकिन फिर से 2 बार पलक झपकी, मतलब ना। इस बार यूरिन ने उस पर विश्वास किया। उसने पेरू की आंखों में कोई डर या हिचकिचाहट नहीं देखी जो झूठ का संकेत दे। जवाब ईमानदार लगा। अगर केन्ना इंचार्ज नहीं थी तो कोई और ही इस सब के पीछे था। यूरिन ने फिलहाल इसके बारे में और कुछ न पूछने का फैसला किया। इसके बजाय उसने कपड़े में लिपटी हुई एक छोटी चीज निकाली। फिर उसने उसे जबरदस्ती पेरू के मुंह में डाला। जैसे ही पेरू ने उसे निगला, यूरिन ने उसे बताया कि एक ऐसा जहर था जो उसे हिलने डुलने से रोक देगा। यूरिन ने आगे बताया कि पेरू ने जो अभी निकला था वो एक रेयर टाइप का जहर था जिससे पैरालिसिस होता है। एक ऐसा जो अगर ठीक ना किया जाए तो एक मंथ के अंदर उसके अंदरूनी हिस्से को धीरे धीरे लिक्विड में बदल देगा। उसने आगे कहा कि अगर उसे एंटीडोट नहीं मिला तो यह एक मंथ के समय में धीरे धीरे उसके ऑर्गन्स को पिघला देगा।
जब यूरिन ने पूछा कि क्या वो समझा तो पेरो ने एक बार पलक झपकी। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई थी। संतुष्ट होकर यूरिन ने पेरो के माथे पर हाथ रखा और जहर का इफेक्ट हटा दिया। पेरो ने हांफते हुए सांस ली, क्योंकि वो फिर से अपने हाथ और पैर हिला पा रहा था। अब जबकि पेरो बोल सकता था, यूरिन ने उससे आखिरी बार पूछा कि ऑर्डर किसने दिया था। पेरो ने जवाब दिया, कुछ मुश्किल से नाम कहते हुए, नाइट कमांडर कैरॉक्स लिविंगटन। यूरिन ने तुरंत नाम पहचान लिया। कैरॉक्स केन्ना का बड़ा भाई था, एक ऐसा आदमी जो केन्ना के इन्फ्लुएंस और मार्कुस से उसकी शादी की वजह से ही पावरफुल बन पाया था। पेरो ने बताया कि कैरॉक्स ने उसे साल भर के अंदर यूरिन को मारने का ऑर्डर दिया था और ऐसा दिखाना था जैसे यूरिन बीमारी से मरा हो। यूरिन के सस्पिशंस कंफर्म हो गए। केन्ना ने भले ही खुद ऑर्डर ना दिया हो, पर वो फिर भी इन्वॉल्व थी। कैरॉक्स उसके कहने पर काम कर रहा था। फिर भी यूरिन ने फिलहाल इस डिस्कवरी को एक तरफ रखने का फैसला किया। एक्ट करने का सही समय नहीं था। इसके बजाय उसने पेरो को एक मुड़ा हुआ पेपर दिया। ये अलग अलग जहरों की एक लिस्ट थी जो सब सॉर्टेड थे और डिटेल में डिस्क्राइब किए गए थे। उसने पेरो से कहा कि अपने नॉलेज और इलीगल सोर्सेज से चीजें लेने के अपने तरीके का इस्तेमाल करके उसे लिस्ट में सभी आइटम्स लाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। यूरिन ने उसे बताया कि कैरॉक्स का गोल्ड इसके लिए पे करने के लिए काफी से ज्यादा होगा और पेरो को उन्हें तुरंत कलेक्ट करना शुरू करना था, जो कुछ भी उसके पास था उससे शुरू करके। जब पेरो ने नर्वस होकर पूछा कि यूरिन को इतने सारे जहर क्यों चाहिए थे, यूरिन ने उसे एक सख्त लुक से रोक दिया। उसने कहा कि सवाल पूछना उनके डील के पार्ट के तौर पर अलाउड नहीं था। पेरो पीछे हटा और ओबे करने का प्रॉमिस किया। उसे जाने देने से पहले यूरिन ने एक आखिरी कमांड दिया, डार्क ह्यूमर के एक हिंट के साथ एक फाइनल क्रूर ऑर्डर। उसने पेरो से कहा कि उस दिन से उसके सूप के हर बाउल में ह्यांग हर्ब का एक डोज होना चाहिए। पेरो शॉक्ड लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वो जो सुना उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। यूरिन जोर से हंसा, अपनी पावर दिखाने के अपने क्लेवर तरीके से खुश होकर। जैसे ही पेरो जल्दी से चला गया, यूरिन ने खुद से सोचा कि कुक ने उसके ट्रिक पर कितनी आसानी से विश्वास कर लिया था। उसे एहसास हुआ कि पेरो ने जो जहर निगला था वो सूखे पत्तों से ज्यादा कुछ नहीं था। लेसन का असली पॉइंट डर के बारे में नहीं, बल्कि कंट्रोल के बारे में था। यूरिन फिर सीरियस हो गया, खुद को याद दिलाते हुए कि सिचुआन टैंग क्लन के मार्शल आर्ट्स को वो जितनी जल्दी हो सके सीखना कितना इंपॉर्टेंट था। इवेंट्स तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उसने सोचा कि अगर दुनिया उसके लिखे हुए स्टोरी को फॉलो करती रही तो कुछ डरावना बहुत जल्द होने वाला था। उस रात बाद में जैसे ही मून ने स्टोन हॉलवेज पर सिल्वर लाइट बिखेरी, पेरो वापस आया, एक कपड़े के बंडल को अपनी चेस्ट से कसकर पकड़े हुए। अंदर वो जहरीले हर्ब्स थे जो उसके पास थे, ऐसी चीजें जिन्हें वो पहले कभी खुले में ले जाने के लिए बहादुर नहीं रहा था। यूरिन अपने रूम में शांति से इंतजार कर रहा था। उसने कुक को ध्यान से पास आते देखा। जैसे ही बंडल खोला गया, यूरिन के सामने एक सिस्टम विंडो पॉप अप हुई, हर हर्ब की एक लिस्ट और हर एक क्या करता था उसकी डिटेल्स दिखाते हुए। अपने क्रिएटर की साइट की हेल्प से उसने हर जहर को आसानी से पहचान लिया। पेरो बहुत सरप्राइज्ड लग रहा था। उसने पूछा कि यूरिन इतने रेयर और मुश्किल से जानने वाले जहरों का नाम तुरंत कैसे बता सकता था। यूरिन अभी भी प्रिटेंड करते हुए बोला कि ऐसा नॉलेज उसके जैसे किसी के लिए आसान था। हालांकि सच में वो बस सिस्टम से इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहा था और जानना चाहता था। यूरिन ने पेरो से पूछा कि वो इतने सारे अलग अलग जहर क्यों लाया था, जब ह्यांग हर्ब अकेला किसी को मारने के लिए काफी होना चाहिए था। पेरो ने एक्सप्लेन किया कि हर्ब का इफेक्ट बहुत स्लो था और एक बॉडी समय के साथ इसकी आदी हो सकती थी। उसने कहा कि याकराबा के साथ इसे मिक्स करके ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा डेडली और ढूंढना मुश्किल हो जाता था। यूरिन तुरंत मतलब समझ गया। जहरों को कंबाइन करना सिर्फ उनकी डेडलीनेस के बारे में नहीं था, ये एग्जैक्ट होने, इंचार्ज होने और गेस करना इम्पॉसिबल होने के बारे में था। जब यूरिन ने पूछा कि पेरो इतना सब कैसे जानता था, तो कुक का चेहरा सीरियस हो गया। फिर उसने यूरिन को बताया कि जब वो 8 इयर्स ओल्ड था, उसे लिविंगटन फैमिली को बेच दिया गया था और जहरों के मास्टर की हार्श टीचिंग के तहत पाला गया था। उसने कहा कि 20 बच्चे थे, लेकिन सिर्फ वो ही सरवाइव किया। यूरिन ने पेरो की आवाज में छिपे हुए गुस्से को नोटिस किया और कुछ हेल्पफुल रियलाइज किया। पेरो के मन में लिविंगटन फैमिली के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग गुस्सा था, जिसने उसे न सिर्फ स्मार्ट बल्कि कंट्रोल करना भी आसान बना दिया था।
इस इंफॉर्मेशन से खुश होकर यूरिन ने उसे बताया कि उसने अच्छा किया और उसे रात के लिए भेज दिया। एक बार जब वो अकेला था, यूरिन अपनी ट्रेनिंग के अगले पार्ट के लिए तैयार हो गया। बिना 2 बार सोचे उसने हर हर्ब ली और उसे रॉ खा लिया। जैसा कि उसने एक्सपेक्ट किया था, कई सिस्टम मैसेजेस ने उसकी साइट को भर दिया, ये नोट करते हुए कि उसने कई जहर खाए थे। एक और मैसेज आया जिसमें कहा गया था कि उसका बॉडी, जिसे बॉडी ऑफ 10,000 डिवाइन पॉइजन्स के नाम से जाना जाता था, जहरीले सब्सटेंसेस को अब्सॉर्ब कर रहा था। लेकिन फिर स्क्रीन पर एक वार्निंग दिखाई दी, डेंजर, उसके बॉडी में बहुत ज्यादा जहर, इमीडिएट ब्रीदिंग मेडिटेशन रिक्वायर्ड। तुरंत यूरिन जल्दी से बैठ गया और एक डीप मेडिटेशन एक्सरसाइज शुरू कर दी। उसने अपने इनर ट्रेनिंग की एनर्जी को अपने बॉडी के चारों ओर मूव करने में अपनी सारी विल लगा दी। उसका गोल क्लियर था, उसे 10,000 डिवाइन पॉइजन्स एनर्जी के सेकंड स्टेज तक पहुंचना था। उसका सर्वाइवल इस पर डिपेंड करता था। जब तक मॉर्निंग आई, उसका बॉडी अभी भी शांत और होल था। दरवाजा चुपचाप खुला और एरन, उसकी मेड, उसे जगाने का प्लान करते हुए अंदर आई। उसकी आंखें शौक से चौड़ी हो गई जब उसने देखा कि उसके सामने क्या था। यूरिन बिना शर्ट के बैठा था। उसकी स्किन पसीने से चमक रही थी। उसकी मसल्स साफ दिखाई दे रही थी, जो किसी ऐसे व्यक्ति का स्ट्रॉन्ग लीन बॉडी दिखा रही थी जिसने घंटों नहीं बल्कि सालों तक ट्रेनिंग की हो। वो बिना शब्दों के घूर रही थी। उसी मोमेंट यूरिन के सामने एक और सिस्टम विंडो दिखाई दी। इसने अनाउंस किया कि उसकी 10,000 डिवाइन पॉइजन्स एनर्जी सेकंड लेवल पर चली गई थी। एक नई फाइटिंग स्किल गेन हो गई थी। लिटिल ड्रैगन स्टेप पॉइजन टेक्निक्स अब अवेलेबल थी, जिनमें वेनम पल्स, लिंगरिंग फॉग और बॉन फ्रीजिंग नीडल शामिल थे। यूरिन मुस्कुराया, अपनी प्रोग्रेस से खुश होकर। एरन थोड़ा हैरान था। उसने यूरिन से पूछा कि आखिर उसे क्या हो गया था। यूरिन अभी कुछ बोल पाता कि एरन को अचानक उल्टी जैसा महसूस हुआ और उसने झट से अपनी नाक पकड़ ली। यूरिन के पास से जो तेज गंदी बदबू आ रही थी, उसने एरन को पीछे धकेल दिया। यूरिन को तुरंत समझ आ गया था कि क्या माजरा है। यूरिन को याद आया कि कहानियों में जब किसी की इनर एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो जाती है और वो बड़ी प्रोग्रेस करता है, तो बॉडी अंदर की सारी गंदगी बाहर निकाल देती है। यूरिन ने खुद को नीचे देखा और उसका मुंह बन गया। अरे बाप रे, ये तो उससे भी ज्यादा बुरा था जितना उसने सोचा था। बस फिर क्या था, वो खिड़की खोलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन एरन ने उसे फटाफट आवाज दी और बोला, रुको। उसने उसे सीधे बात जाने का ऑर्डर दिया। बोली, इस बदबू से कोई मर ही जाएगा। यूरिन ने हार मानते हुए अपने हाथ ऊपर कर दिए और वही किया जो एरन ने कहा। जब यूरिन ने टॉक्सिन्स और पसीने की वो भयंकर बदबू धो डाली, यूरिन फिर से एरन से आ मिला और दोनों ट्रेनिंग ग्राउंड्स की तरफ चल दिए। उसके सामने एक चमकती हुई स्क्रीन अपीयर हुई जिस पर लिखा था सूर्य योग्स फुटवर्क लेवल 1 और साथ में ये भी बता रहा था कि मूवमेंट लर्निंग इन प्रोग्रेस है। यूरिन मुस्कुराया। वो टैंग फैमिली के फुटवर्क के बारे में सोच रहा था कि ये कितनी परफेक्ट थी, तेजी से मूव करने के लिए, चुपचाप अटैक करने के लिए और डॉज करने के लिए। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो एक ऐसा स्किल सीख रहा है जो आमतौर पर बस पुरानी मार्शल आर्ट्स स्टोरीज में ही दिखता है। फिर उसने नए स्किल की प्रैक्टिस शुरू कर दी और वो अपने मूवमेंट से पहले ही काफी खुश था। तभी एरन की आवाज ने उसे बुलाया और उसकी प्रैक्टिस रुक गई। एरन एकदम डिस्गस्टेड लग रही थी। उसने पूछा कि वो अचानक ऐसे क्यों चल रहा है, जैसे किसी ने ज्यादा पी रखी हो, और क्या वो ठीक नहीं है। यूरिन ने जवाब दिया कि वो ठीक है और उसे अपने बारे में चिंता न करने को बोला। उसके बाद वे अपने रास्ते पर चलते रहे। फिर एरन ने पलटकर यूरिन से पूछा कि क्या वो सच में आज ट्रेनिंग हॉल 1 में जा रहा है। उसने कहा कि वहां तो कई नाइट्स ट्रेनिंग करते हैं। यूरिन ने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि सब ठीक है। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वो बस ऑब्जर्व करना चाहता था कि दूसरे नाइट्स कैसे ट्रेनिंग करते हैं, और उसने उसे फिर से बोला कि वो उसके बारे में चिंता न करे। थोड़ी देर बाद ट्रेनिंग हॉल में उन्होंने कुछ गार्ड्स को प्रैक्टिस करते देखा। एक गार्ड ने अपनी तलवार को सिर के ऊपर तक उठाया, फिर उसने उसे एक बड़े आर्क में नीचे की ओर घुमाया, अपना सारा वजन अपनी टांगों पर शिफ्ट करते हुए। बाकी गार्ड्स को भी जल्द ही पता चला कि कोई उनके पास आ रहा है। उन्होंने अंदाजा लगाया कि वो लड़की तो ग्रेट यंग लॉर्ड की मेड है। वो उसके बगल में चल रहे हैंडसम पर्सन को देखकर हैरान थे और सोच रहे थे कि क्या उनके मार्क्विस हाउसहोल्ड में कोई इतना गुड लुकिंग आदमी भी है। फिर उन्हें अचानक एक बात याद आई।
उन्होंने सुना था कि ग्रेट यंग लॉर्ड ने अपनी ट्रेनिंग से काफी वजन कम कर लिया है, कहीं वही तो नहीं। फिर उन 3 गार्ड्स ने धीरे धीरे आपस में कुछ फुसफुसाना शुरू कर दिया। रूड रिमार्क्स देते हुए उन्होंने कहा कि बस 1 महीने पहले तो ये सुअर था और सोच रहे थे कि ये इतना कैसे बदल सकता है। उन्हें लगा कि ये इम्पॉसिबल है और सवाल किया कि इसने आखिर किस तरह की मैजिक यूज की होगी। इसी बीच यूरिन ने खुद से सोचा, उसके चेहरे पर पसीने की एक बूंद बह रही थी कि भले ही ये लोग फुसफुसा रहे हैं, पर उसकी स्ट्रॉन्ग इनर एनर्जी की वजह से उसे हर एक वर्ड सुनाई दे रहा था। उसकी एक आंख नीली चमकती हुई लग रही थी और उसके पीछे एक आग जैसी इमेज अपीयर हुई जो उसके डार्कर साइड की एक झलक दिखा रही थी। एरन ने फिर एक ट्रेनी की तरफ इशारा किया जो बहुत फोकस के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। बोली, ये तो बहुत डेडिकेटेड ट्रेनी लग रहा है। उसने ये भी जोड़ा कि उसकी फॉर्म बहुत अच्छी है और वो जल्द ही एक जूनियर नाइट बन जाएगा। उसने बताया कि वो मोमेंट्स रॉक्स फैमिली की बेसिक स्वॉर्ड स्टैंसेस थी और यंग मास्टर को ध्यान से देखने की सलाह दी। उस आदमी को देखकर यूरिन हैरान रह गया और अपने ख्यालों में डूब गया। उसे एहसास हुआ कि ये आदमी तो क्रीड है, जो उसके नोवेल का एक मेन कैरेक्टर था और जो बाद में प्रोटैगनिस्ट का एली बन गया था। यूरिन को ये देखकर बहुत अट्रैक्टिव लगा कि उसके नोवेल का बनाया हुआ कैरेक्टर इतनी जल्दी अपीयर हो गया है, क्योंकि क्रीड को तो स्टोरी में बहुत बाद में आना था। यूरिन ने सोचा कि ये असल में एक अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है। हालांकि कुछ था जो उसे कुछ टाइम से परेशान कर रहा था। उसने अपना ध्यान फिर से उन 3 गार्ड्स की तरफ मोड़ा। उनके ऊपर मंडरा रहा एक सिस्टम पैनल साफ साफ दिखा रहा था उनकी स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी, डिसगस्ट और यहां तक कि मर्डर्स इंटेंट भी। यूरिन फिर से मुस्कुराया, सोच रहा था कि आज ये गॉड्स उसके टेस्ट सब्जेक्ट्स बनेंगे। एक सिस्टम पैनल खुला जिस पर स्किल प्रोलॉन्ग्ड पॉइजन लेवल 1 डिस्प्ले हुआ। डिस्क्रिप्शन में बताया गया कि एक बार अंदर जाने पर यह कुछ ही पलों में सभी ऑर्गन्स में फैल जाएगा, जिससे पॉइजनिंग के सैकड़ों साइंस दिखेंगे। उसने डिसाइड किया कि वो इस पर्टिकुलर स्किल को टेस्ट करके शुरुआत करेगा। उसने अपनी उंगली एक गार्ड की तरफ की और प्रोलॉन्ग्ड पॉइजन एक्टिवेट कर दिया। गार्ड का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसने भयानक दर्द से जोर से चीख मारी और घुटनों के बल गिर गया। दूसरे गार्ड्स तुरंत उसके पास भागे, पूछ रहे थे कि क्या वो ठीक है। उनमें से एक ने पूछा कि क्या उसे टॉयलेट जाना है, और गिरे हुए गार्ड ने मना कर दिया। वो दर्द से कराह रहा था और उसके मुंह के कोने से लार टपक रही थी। फिर वो जमीन पर लेट गया। पास में एक गंजे गार्ड ने जोड़ा कि उन्हें एक प्रीस्ट को बुलाना चाहिए। अचानक गिरे हुए गार्ड का चेहरा रिलैक्स हो गया। वो सीधा बैठ गया और उसने डिक्लेयर किया कि अब दर्द चला गया है। दूसरे गार्ड्स गुस्से में दिख रहे थे, पूछ रहे थे कि क्या वो उनके साथ मजाक कर रहा है। उन्होंने गार्ड को डांटना शुरू कर दिया। साइडलाइन से यूरिन ने डिसाइड किया कि अब दूसरा स्किल यूज करने का टाइम है। इस बार उसने तीनों गार्ड्स पर स्किल सोल किलिंग स्मोक लेवल 1 यूज किया। इसके डिस्क्रिप्शन ने समझाया कि ये इल्यूजन्स क्रिएट करता है, जिससे एक सर्टेन एरिया में डर और कंफ्यूजन फैलता है। गार्ड्स को तुरंत हॉर्न मॉन्स्टर्स भयानक दांतों के साथ दिखने लगे और वो डर के मारे चिल्लाने लगे। एरन साइड से देखते हुए बहुत कंफ्यूज्ड लग रही थी। तीनों गार्ड्स जमीन पर गिर गए और अजीब नॉनसेंसिकल बातें चिल्लाने लगे। एक कंफ्यूज्ड एरन ने पूछा कि क्या हो रहा है और ये लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। इसी बीच यूरिन उसके पीछे मुस्कुरा रहा था। कुछ देर बाद स्किल का इफेक्ट खत्म हो गया और गार्ड्स धीरे धीरे अपने होश में आ गए। उन्होंने तुरंत आपस में बात करना शुरू कर दिया कि अभी क्या हुआ। एक गार्ड ने कहा कि उसने एक डेमन देखा, जबकि दूसरे ने एक स्केलेटन देखने का डिस्क्रिप्शन दिया। साइड लाइन से यूरिन अपने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से बहुत सेटिस्फाइड था। यूरिन ने फिर एरन से कहा कि अब उन्हें वापस चलना चाहिए। एरन ने जवाब दिया कि अभी तो वे आए ही थे और अभी से जा रहे हैं। इस पर यूरिन ने उससे कहा कि यहाँ बहुत नॉइजी है और सजेस्ट किया कि वे ट्रेनिंग हॉल 4 में चले। यूरिन और उसकी मेड एरन वापस ट्रेनिंग हॉल 4 जा रहे थे, तभी एक और मेड यंग लॉर्ड को ढूंढते हुए भागी भागी आई। मेड ने उसे बताया कि एक मेहमान आया है। यूरिन ने पूछा, कौन है? मेड हिचकिचाई, जैसे उसे नाम कैसे बोलना है समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार उसने बताया कि लेडी आलिया उससे मिलने आई है। यूरिन ने खुद से नाम दोहराया, आलिया मार्कस, मेरी मंगेतर, जो अपने मुक्के चलाने में बहुत स्किल्ड है। वो उसकी मुलाकात के बारे में सोचने लगा, अपनी ठुड्डी खुजलाते हुए। तभी उसके दिमाग में एक याद आई जो कहानी वो जानता था।
उसमें आलिया आमतौर पर इसी समय अपनी सगाई खत्म करने की डिमांड करने लगती थी, लेकिन उस कहानी में यूरीन हमेशा उसकी रिक्वेस्ट को मना कर देता था। प्रेजेंट में वापस आकर यूरीन ने एक लंबी सांस छोड़ी और सोचा कि लगता है इस मुलाकात से बचना नामुमकिन है। इसी बीच एक लग्जरी कमरे में जो खूबसूरत पर्दों, सजावट और एक चमचमाते झूमर से सजा था, पिंकिश पर्पल बालों वाली एक औरत खिड़की से बाहर देख रही थी। उसने खुद से कहा कि इस बार तो वो सगाई खत्म करके ही रहेगी। किसी के अंदर आने की आवाज सुनकर वो मुड़ी, जिससे उसकी एलिगेंट चाल और खूबसूरत चेहरा दिखा। उसकी कमर पर एक तलवार खूबसूरती से लटक रही थी। यूरीन अंदर आया और उसका नाम लिया, आलिया। आलिया हैरान हो गई और उसे देखकर उसके चेहरे पर शर्माहट फैल गई। उसके सामने एक जवान, एकदम हैंडसम लड़का खड़ा था। हकलाते हुए उसने उससे पूछा कि वो कौन था। कंफ्यूज यूरीन ने जवाब दिया कि वो मैं हूं, यूरीन। आलिया को और भी ज्यादा हैरान होकर पता चला कि ये हैंडसम लड़का सच में वही यूरीन है जिसे वो जानती थी। हैरानी और शौक से भरे चेहरे के साथ उसने उसे बताया कि उसने अफवाहें सुनी थी कि ट्रेनिंग से उसका वजन कम हो गया था, लेकिन उसने सोचा था कि वो बस अफवाहें ही हैं। उसने पूछा कि वो 2 मंथ से भी कम टाइम में इतना कैसे बदल गया। उसके सवाल पर यूरीन ने सीधे चेहरे से जवाब दिया कि उसने बस कड़ी मेहनत की थी। आलिया की तो बोलती बंद हो गई। उसने इतने सिंपल और सीधे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। बस उसने कड़ी मेहनत की। फिर यूरीन ने बात जारी रखी, एक्सप्लेन करते हुए कि जब उसने उसे पीटा था तो उसने बहुत सोचा था। उसने आगे कहा कि उसने, यूरीन ने, बदलने का डिसीजन लिया था। आलिया ने फिर पूछा कि क्या वो उससे लड़ाई शुरू करने की कोशिश कर रहा है या वो बदला लेना चाहता है। यूरीन ने मना किया, नहीं कहा और फिर घुटनों के बल बैठ गया। फिर उसने आलिया का आभार व्यक्त किया। उसने उसे पहले होश में लाने के लिए थैंक यू कहा और बोला कि जो कुछ भी तब हुआ था उसके लिए वो सच में सॉरी है। उसने आगे कहा कि अगर वो उस इंसिडेंट की वजह से उनकी सगाई तोड़ना चाहती है तो वो उसका डिसीजन मान लेगा। ये सच में वो ही है। ये बात पूरी तरह समझ नहीं पा रही आलिया ने उससे फिर पूछा कि वो कौन था। इस पर यूरीन ने सीधे चेहरे से अनाउंस किया कि वो पहले का बदमाश यूरीन रॉक्स है। फिर वो उससे माफी मांगता रहा। इस बार आलिया उसकी जिद से सच में हैरान रह गई। अभी भी घुटनों के बल अपना सिर थोड़ा झुकाए हुए यूरीन ने खुद से सोचा कि ईमानदारी से कहूं तो ये सच में उसकी गलती नहीं थी। उसका मानना था कि गलती इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर की थी। वो एक खास वजह से इतनी दूर तक माफी मांगने आया था। एक सिस्टम पैनल दिखाई दिया जिसमें आलिया की डिटेल्स थी। नेम आलिया मार्कस, ट्रेड किंगडम टोपलिंग ब्यूटी, स्वॉर्ड क्वीन, अफेक्शन -16 डिसलाइक। यूरीन ने अपने विचार जारी रखे। खुद से कहा कि आलिया सिर्फ एक सिंपल हीरोइन नहीं थी। अपने यूनिक ट्रेड की वजह से वो और ज्यादा स्ट्रांग होती गई। आखिरकार गिरे हुए प्रोटैगोनिस्ट को बचाया और मैन विलेन को भी हराया। उसने सोचा कि उसका स्वॉर्ड क्वीन ट्रेड ही था जिसने ये सब पॉसिबल बनाया था। यूरीन ने आखिर में सोचा कि भले ही उनकी सगाई खत्म हो जाए, फिर भी अपना रिलेशन ठीक करना और उसे एक एलाय बनाना बेहतर होगा। तभी आलिया ने उसे उठने का कमांड दिया, जिससे वो अपने गहरे विचारों से बाहर आ गया। एक गंभीर एक्सप्रेशन के साथ आलिया ने उससे पूछा कि क्या वो सच में सीरियस है। यूरीन खड़ा हो गया और जवाब दिया कि हाँ, उसने प्रॉमिस किया। आलिया हालांकि सेटिस्फाइड नहीं थी। उसने उससे कसम खाने को कहा और फिर अपनी ऑरा को अनलीश कर दिया, जिससे वो उनके चारों ओर एक्सप्लोड हो गई। ये पहली बार था जब यूरीन ने ऑरा देखी थी और उसे प्रेशर दम घोट रहा था। फिर उसे रियलाइज हुआ कि उसने ये सेम सीन पहले कहीं देखा था। उसके सामने एक डराने वाली ऑरा के साथ खड़ी आलिया ने यूरीन से कसम लेने की डिमांड की कि वो अब अपनी लाइफ पहले जैसी नहीं जिएगा। उसने उसे वार्न किया। यूरीन को पसीना छूटने लगा, रियलाइज करते हुए कि ये वही लाइन थी जो आलिया ने नोवेल में प्रोटैगोनिस्ट से कही थी, यूरीन से नहीं। यूरीन ने फिर धीरे से बुदबुदाया, 10,000 वेनम्स, डिवाइन एनर्जी। उसने अपनी इनर एनर्जी को बुलाया और तुरंत आलिया की डराने वाली ऑरा से फ्री हो गया। आलिया अपनी ऑरा को अचानक गायब होते देख हैरान रह गई, लेकिन इससे पहले कि वो ये सोच पाती कि क्या हुआ था, यूरीन ने उसका प्रपोजल पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था। एक मासूम एक्सप्रेशन के साथ उसने उसे बताया कि हाँ, उसने कसम खाई। आलिया उसके मासूम और हैंडसम चेहरे को देखकर शर्मा गई। आलिया फिर चली गई, अनाउंस करते हुए कि वो उसे करीब से देखेगी।
उसने उसे वार्न किया कि अगर उसने एक और गलती की तो उनकी सगाई बिना किसी शर्त के तोड़ दी जाएगी। यूरीन हैरान था कि आखिरकार उसने सगाई नहीं तोड़ी थी। उस दिन बाद में मार्क्विस के मैशन में से आलिया और मार्क्विस वेलिंगटन रॉक सामने वाले सोफे पर एक दूसरे के सामने बैठे थे। मार्क्विस ने खामोशी तोड़ी, आलिया से पूछा कि क्या वो यूरीन से मिली थी, और उसने कंफर्म किया कि वो मिली थी। मार्क्विस वेलिंगटन रॉक्स ने फिर पूछा कि क्या उसने अपना डिसीजन ले लिया है। इस पर आलिया ने हाँ में जवाब दिया। उसने फिर अनाउंस किया कि वो सगाई नहीं तोड़ रही है। इस अनाउंसमेंट ने मार्क्विस वेलिंगटन रॉक्स को साफ तौर पर हैरान कर दिया। मार्क्विस ने उससे पूछा कि क्या वो उसकी वजह जान सकता है। उसने जवाब दिया कि उसके फादर ने हमेशा कहा था कि लोगों को ठीक नहीं किया जा सकता। हालांकि एक अफवाह थी कि यूरिन बदल गया था और इसने उसे क्यूरियस कर दिया था। उसने सोचा था कि क्या यूरिन अपने बचपन के कमजोर लेकिन दयालु रूप में लौट आया होगा। लेकिन उसे हैरानी हुई, वो वैसा नहीं था, बल्कि वो पूरी तरह से एक अलग इंसान बन गया था। इसलिए वो उसे एक बार ट्रस्ट करना चाहती थी। फिर उसने अपनी कप से एक घूंट चाय पी। मार्क्विस वेलिंगटन रॉक्स ने कंफर्म किया कि वो उसकी वजह समझ गया था। फिर एक कड़े एक्सप्रेशन के साथ उसने वार्न किया कि अगर यूरिन कभी फिर से बदमाश बन गया तो वो उसे अपने हाथों से जान से मार देगी। मार्क्विस वेलिंगटन रॉक्स हंसा